ट्वेल्थ साइंस में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। ऑलमोस्ट ट्वेल्थ साइंस के सभी सब्जेक्ट में फेल था। सबसे पहला जॉब मेरा एक पेट्रोल पंप पे था, जहाँ पे मैं एक सर्वे फॉर्म फिल करता था एंड उसका जो पे आउट था, इट वाज 80 रुपीज पर डे। फाइनली जब कैंपस इंटरव्यू शुरू हुए तो कैंपस में भी मेरे पहले 5 इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया। उसके बाद में छठे इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड और सुबह 4 बजे उठा और फाइनली रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करके मैंने सेंड कर दिया। सो आइडिया कहाँ से आया? कैसे सोचा कि आइडिया एक्चुअली फैमिली वालों में कुछ लोग ने बोला, कुछ लोग ने सपोर्ट नहीं किया। फ्रेंड्स में भी ऐसा हुआ, फ्रेंड्स में भी मेनी ऑफ द फ्रेंड्स दे सेड नो बिकॉज़ बीइंग एन इंजीनियर नोबडी वांट्स यू टू ड्राइव अ टैक्सी। ये चीज थी। तो फ्रेंड्स ने भी ये बोला कि नहीं यार, ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो फाइनली देन आई वेंट टू बैंक। बैंक के पास गया, 8 बैंक के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे लोन चाहिए था 2,25,000 रुपए। हम लोग वो डाउट मुझे भी काफी बार हुए कि यार ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने, शायद मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दी है, बगैर किसी को सोचे समझे इसमें जंप कर दिया, गलती कर दी। Hi everyone, welcome to Learn for Exam. Today I have with me the Dhruvam Thakur, the founder of Smart Taxi. All right, and आज उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, as always like आपने हमें 2 एपिसोड हम कर चुके हैं. This is the 3rd episode in the informal talks with leaders. So hi sir, how are you? I'm good, Gurpreet, and thank you for inviting me. And hello, viewers, those who are watching this video. I'm good, thank you. थैंक यू सर। सो सर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है सभी लीडर्स के साथ में कि 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे और कौन सी स्ट्रीम थी? अच्छा, 10th में मेरे 88% रहे हैं और 12th साइंस में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। ऑलमोस्ट 12th साइंस के सभी सब्जेक्ट में फेल था। और जैसे कोई भी कोर, जो भी जिनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, जिनका इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, दोनों में से जो भी कोर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सभी में फेल था। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रीम था, ऑटोमोबाइल स्पेशलाइजेशन था और उसको मैंने कंप्लीट किया विद सिल्वर मेडल इन द यूनिवर्सिटी। सो यहाँ इस तरह से मेरा उसके बाद में कॉर्पोरेट में जॉब लगा और उसके पैरेलली मैं थोड़ा डिस्टेंस लर्निंग से भी मेरा मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने कंप्लीट किया विद A+ ग्रेड। सो एक्सेप्ट 12 बाकी के सभी जगह पे अच्छे मार्क्स के साथ मैंने कोर्स कंप्लीट की है। बस सिर्फ 12 साइंस में क्लियर नहीं कर पाया और सभी सब्जेक्ट में फेल था। यस गुरप्रीत, ओवर टू यू। सो सर अभी ये बताइए कि 12th में जब आप फेल हुए उसके बाद ऐसा क्या आपको हुआ कि नहीं यार अभी मैं लाइक लोग अगर 12th में साइंस में फेल हो जाएं तो डेफिनेटली दे विल डू समथिंग लाइक शायद वो आर्ट्स में आ जाएंगे या कॉमर्स में आ जाएंगे, आप फिर भी वो साइंस वाली साइड में चले गए। ऐसा क्या आपको पुश मिल रहा था, क्या आपको अच्छा, इंस्पायर कर इसमें रहा था? बेसिकली ये होता है कि जैसे आपका जिस हिसाब से व्हेन यू ग्रो, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वे योर पेरेंट्स दे यू नो दे गिव यू द थिंग्स, सो दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि ऑलवेज पहले से मुझे ऑटोमोबाइल्स के प्रति थोड़ा लगाव ज्यादा था, इंक्लूडिंग कार्स हो गए, बाइक्स हो गए। मेरे पापा भी जब मुझे बाहर खेलने के लिए लेके जाते थे तो हमारे घर के पास में एक ऑटोमोबाइल का एक शोरूम था। इट वाज ट्रैक्टर शोरूम। सो ट्रैक्टर के शोरूम पे ऑलवेज मैं ट्रैक्टर पे बैठ के खेलता था। सो उस टाइम से मुझे ऑटोमोबाइल के प्रति रुचि बहुत ज्यादा है। टॉयज की अगर मैं बात करूँ तो शुरू शुरू के दिनों में जब भी मुझे टॉयज भी जो भी लेके दिए, वो या आइदर ट्रक था या तो फिर कार थी। तो उस समय भी मुझे मशीन के प्रति लगा, उस समय भी मेरा काफी अच्छा था। तो ये चीज मुझे हमेशा से प्रॉम्प्ट करती थी कि मुझे कुछ जाना है तो आई हैव टू बी इनटू स्ट्रीम व्हिच इज मोर रिलेटेड टू मशीन्स। ओके, उतना क्लियर नहीं था कि इट इज मोर टू ऑटोमोबाइल, बट इट वाज मोर रिलेटेड टू मशीन एंड मैकेनिकल वाज द स्ट्रीम व्हिच वाज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर दिस। सो उस तरह उसके बाद में जब भी 12th साइंस मेरा फेलियर हुआ, फिर भी मैंने उस टाइम पे ऑफ कोर्स डेफिनेटली थोड़ा झटका तो जरूर लगा, बिकॉज 10th में इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी व्हेन यू आर गेटिंग फेल्ड इनटू 12th, सो वो पेरेंट्स के लिए भी इजी नहीं था एब्जॉर्ब करना, मेरे लिए भी इजी नहीं था। और उसके बाद में बट हमने उस टाइम थोड़ा एक आध वीक जैसा मैं थोड़ा सैड रहा, जिस जिस समय मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई आंसर्स नहीं थे। बट लेकिन उसके बाद में आई वी फाउंड अ आंसर एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी बीटेक या बीई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा तो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर यू नो वी डिसाइडेड कि ना भी चलो, 10th के परसेंटेज मेरे वैसे भी अच्छे थे, तो 10th के परसेंटेज के बेस पे हमें एडमिशन मिला। वी गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ गुजरात, निर्मा यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद में मेरी सिंसियरनेस पढ़ाई के प्रति बढ़ती गई और धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को मैं काफी सिंसियरली लेने लगा, काफी सिंसियरली पढ़ने लगा।
जैसे जैसे एग्जाम्स आने लगे, उसके बाद में जब एग्जाम्स अपीयर हुए, उस समय पे भी मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट इंटरनली आई वाज नोइंग दैट आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट आई वाज देयर, व्हाट आई वाज बिफोर। तो उस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सभी सेमेस्टर में ऑलमोस्ट subjects mein I scored A plus, and finally I stood second among all the university students and secured a silver medal and completed my engineering. So इस तरह से सारी जर्नी अभी तक की रही है। Yes, good. सो आफ्टर लाइक डिप्लोमा करने के बाद, ये सब करने के बाद, तो आपने जॉब करी कि स्टार्टअप ही कर दिया सीधा, या फिर कोई जॉब में, मतलब क्या जॉब करी तो कितनी सैलरी से स्टार्ट किया था? जी, सबसे पहले अगर मेरा बेसिकली बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि जब मैं इंजीनियरिंग पे था उसी टाइम से मेरा जॉब था। सबसे पहला जॉब मेरा एक पेट्रोल पंप पे था, जहाँ पे मैं एक सर्वे फॉर्म फिल करता था एंड उसका जो पे आउट था, इट वाज़ 80 रुपीज़ पर डे। 80 रुपए के पे आउट से पर डे पे मैंने वहाँ से पेट्रोल पंप से शुरू किया था एंड उस वो भी एक कार का सर्वे था और वहाँ से मेरा पहला जॉब था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़ अराउंड 21 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट जॉब। सो उसके बाद में धीरे-धीरे करके अलग-अलग, देन आई वर्क्ड फॉर कॉल सेंटर्स एज़ वेल, आई वर्क्ड फॉर फॉर कैफे डे एज़ वेल। फिर एक हॉबी आइडियाज़ करके एक स्टोर है फेविकॉल का, उसमें भी मैं एज़ अ सेल्स बॉय काम कर चुका हूँ। तो ये सारी जर्नी के बाद में फाइनली उसके पैरेलल में मेरे कॉलेजेस चलते थे और कॉलेज के पैरेलल में मैं ये जॉब करता था एज़ अ पार्ट टाइम। सो फाइनली जब कैंपस इंटरव्यू शुरू हुए तो कैंपस में भी मेरे पहले 5 इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया। उसके बाद में छठे इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। सो मैं पहले जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके पैरेलल मेरे पास जॉब भी था। जॉब मैंने जॉइन किया। जॉब करते-करते टोटल मैंने 8 साल के लिए 2 कंपनी के लिए काम किया है, टोटल फॉर 8 इयर्स। और उसके बाद में ये मेरा जो जो स्टार्टअप है, जो द स्मार्ट टैक्सी है, दैट वाज़ माय ड्रीम फ्रॉम 2012 और मैंने जॉब शुरू किया था 2008 से। सो 4 साल तक आई वाज़ कंटीन्यूअसली डूइंग जॉब। उस पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। आई वाज़ वेरी मच हैप्पी विथ माय जॉब। और हाँ, मेरा सबसे पहला कॉर्पोरेट जॉब था, उसका मेरा टेक होम सैलरी था 15,000 रुपए। 15,000 रुपए टेक होम सैलरी से मेरा पहला जॉब शुरू हुआ था। सो वहाँ से वी स्टार्टेड द जर्नी एंड देन फाइनली धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता गया और 8 साल तक मैंने कंटीन्यूअसली जॉब किया है और उसके बाद में फिर 8 साल के बाद 2016 में I left my job, I put resignation without thinking anything further और वहाँ से फिर स्टार्टअप की जर्नी शुरू हुई। यस गुरप्रीत। सो स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले व्हाट वाज योर थॉट कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, या फिर बस ऐसे ही रैंडम? मैंने तो ऐसे किया था, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वाज 22, जॉब कर रहा था 3 महीने, मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने कहा अपना करना है। सो व्हाट वाज योर थॉट, पैसे इकट्ठे करके किया कि ऐसे ही? एक्चुअली देखिए, अगर ऐसी कोई बात जनरली स्टार्टअप में लोग ये समझते हैं कि आपका सबसे पहला मैं मतलब ये मानते हैं कि काफी बार अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो स्टार्टअप नहीं हो सकता है, हमारे पास हाँ, पैसे नहीं है तो स्टार्टअप नहीं हो सकता है। स्टार्टअप में सबसे बेसिक चीज आपके लिए ये होती है कि आपके दिमाग में आप कितने क्लियर हो कि जो भी चीज आगे होगी उसके लिए आई एम रेडी टू फेस इट एंड आई एम रेडी टू चेंज इट। अगर ये थॉट आपके दिमाग में क्लियर है तो आप स्टार्टअप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टोरी है वैसे सेम मेरी भी स्टोरी है। आई आल्सो डिड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग लेफ्ट एंड राइट, आई जस्ट डिसाइडेड टू पुट अ रेजिग्नेशन वन डे। सुबह 4 बजे उठा और फाइनली रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करके मैंने सेंड कर दिया। सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मेरे दिमाग में था, मतलब उस टाइम पे सैलरी भी काफी बढ़ गई थी, सब कुछ अच्छा था, मेरे घर पे था, इनफैक्ट आई वाज इन अहमदाबाद। सो मेरे घर से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे ऑफिस था। सो सारे सारे कंफर्ट जोन में आई वाज इन अ वेरी मच कंफर्ट जोन। सो सब कुछ चीजें सही चल रही थी, फिर भी दिमाग में पता नहीं 2012 के बाद में कंटिन्यूअसली बदलाव आते गए और फाइनली 2016 में मुझे ये करेज आया कि नहीं अभी मुझे करना है, तो आई हैव टू डू दिस बिजनेस। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक फॉर द जॉब। और वो उसी दिन से मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया, रेजिग्नेशन भेज दिया और फिर वहां से फिर आगे जर्नी शुरू हो गई। 1 महीने में नोटिस पीरियड था, 1 महीने कंप्लीट किया और फिर उसके बाद में आगे जाके स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो बस यही जर्नी रही है। सो ये जो स्टार्टअप है स्मार्ट टैक्सी, ये करता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, आपने ये क्यों स्टार्ट किया? हाउ यू गेट दैट आइडिया कि यार ये करना है? See, the smart taxi basically जैसे ही लोग टैक्सी के बारे में समझते हैं, people they always consider us like very popular app-based cab models, but we actually work on to a very different platform. हमारा जो मेन कंसेप्ट रहता है वो पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस के बेस पे रहता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, अगर आप रेगुलर डे इन डे आउट जॉब पे जब भी आप कैब हायर करते हैं तो आपको एक गाड़ी और एक ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। हमारे में वही चीज कैसे होती है, तो स्मार्ट टैक्सी जब भी आप बुक करवाते हैं तो एक तो आपको गाड़ी और ड्राइवर की क्वालिटी अच्छी मिलती है इन टर्म्स ऑफ कार मेंटेन हो गया, ठीक है, ड्राइवर का बिहेवियर हो गया, उसका ड्राइविंग स्किल हो गया, क्योंकि हम उनको उन्हीं लोगों को लेते हैं जो हमारे टेस्ट में पास होते हैं। दूसरा, गाड़ी के साथ साथ आपको गाड़ी के अंदर
ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं जिसमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग्स होते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर पानी की बॉटल्स आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रखी जाती है, खाने के लिए आपको नाश्ता वेफर पैकेट्स हो गया, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती है। प्रीमियम कुकीज हम लोग कार में, हर एक कार में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं। उसके अलावा आपके पास एडिशनल चार्जेबल बेसिस पे ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि वाईफाई कनेक्शन हो गया, अमेजॉन किंडल हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी स्पेसिफिक मैगजीन, कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप बताइए, हम सभी वो कार के अंदर अपलोड करके आपको भेजते हैं और उसके साथ में आपके पास कार आती है। फ्लावर बुके से वेलकम हो गया, फर्रेरो रोशर चॉकलेट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फ्रूट बास्केट्स हो गया। तो ढेर सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तकरीबन 17 ऑप्शंस है विच वी ऑफर टू आवर कस्टमर्स एंड दे कैन कस्टमाइज देयर राइड एंड देन वी ऑफर। और जो मेन डिफरेंस होता है वो हमारा दो है। एक तो सबसे पहले तो हम लोग ऐप बेस्ड सर्विस नहीं है, हम सारी चीजों में अपने आप को एक ह्यूमन टच, एक पर्सनलाइज टच हर एक राइड में देना चाहते हैं। तो हमने अभी तक अपने आप को ऐप पे नहीं रखा है। हर एक कस्टमर्स हमारे कॉल पे बुक करवाते हैं और हमारे सारे बुकिंग जो है वो एटलीस्ट 18 घंटे पहले होते हैं। अभी आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा कोई इंस्टेंट जर्नी है तो मैं 18 घंटे कैसे पहले बुक करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। सिटी रोमिंग और आउट स्टेशन, ये दो ही सर्विसेज हम लोग ने रखी है। और सिटी रोमिंग के लिए हम लोग मिनिमम आवरली रेंटल्स की ऑपरेट करते हैं। जैसे आपको मिनिमम 8 घंटे के लिए गाड़ी मिलती है, वो 8 घंटे के लिए आपको जहाँ पे भी यूसेज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, उसका एक मिनिमम बेस फेयर है। और उसके बाद में एक्स्ट्रा किलोमीटर और एक्स्ट्रा आवर्स के और एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। जैसे आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाहते हैं, उसके लिए शायद ये मॉडल सुटेबल नहीं होगा, लेकिन आप जब भी एक सिटी के अंदर मल्टीपल डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग अ कैब, देन दिस मॉडल विल वर्क परफेक्टली फॉर यू। दूसरा आउट स्टेशन है, जो कि हमारा 87% रेवेन्यू आउट स्टेशन से आता है, जहाँ पे लोग हमारी रिलायबिलिटी की वजह से हमें सबसे ज्यादा बुक करवाते हैं। और उसी चीज पे हमारा अश्योरेंस भी रहता है। और मेन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी सबसे बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज हम लोग कभी भी वैल्यूएशन नंबर्स गेम पे नहीं जाते हैं। वी बिलीव दैट वट एवर राइड्स वी एग्जीक्यूट ऑन अ डे एंड डे आउट, वी हैव टू एग्जीक्यूट विद 100% परफेक्शन एंड फोकस। सो यही चीज हमें धीरे धीरे करके वर्ड ऑफ माउथ आगे देती है एंड कस्टमर्स हमारे आगे स्प्रेड करते हैं। और उसी तरह से पिछले 4 साल से हम लोग ग्रो करते आए। और 2016 से जब हमने ये कंपनी मैंने खुद ने चालू की थी, जब मैं खुद टैक्सी ड्राइव करता था, उस टाइम से लेके आज दिन तक हमारे पास नाउ टुडे वी आर इनटू 42 cities and more than 920 cabs what we have across India which works for the smart taxi. So this is the entire journey. How about it? ग्रेट। तो आइडिया कहाँ से आया, कैसे सोचा आइडिया शुरू किया? एक्चुअली ऐसा था कि जब 2012 में व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट कंपनी, मेरा ट्रैवलिंग काफी होता था, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो मेरी कंपनी मेरे लिए कार ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय जब मैं कार बोर्ड करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2012-11 के आसपास की, तो जब भी कार मैं बोर्ड करता था उस समय कार में मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार ये चीजें, जैसे बिहेवियर हो गया, गाड़ी अच्छी क्लीन नहीं है, गाड़ी में आवाज बहुत सारी आ रही है, ठीक है, ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा नहीं था। काफी बार मुझे ऐसे भी इंसिडेंसेस फेस करने पड़े जिसकी वजह से मुझे ये भी बोल दिया गया कि आप चालू राइड में उतर जाइए। तो ये सब चीजें जब मैं फेस करता था, और उसके पैरेलली जब मेरा फ्लाइंग एयरवेज में होता था, मतलब जब मैं फ्लाइट बोर्ड करता था और होटल में रहता था, ये दोनों की हॉस्पिटैलिटी लेवल्स वाज अमेजिंग। सो मैंने 2012 में जब मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, अपने लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी वो, उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कंसेप्ट लेके आऊं कि जो कार के अंदर ही एयरवेज जैसी हॉस्पिटैलिटी ऑफर करे और होटल्स जैसे फीचर्स ऑफर करे। तो दिस आई वाज ड्रीमिंग इन 2012। और 2012 से ये मेरा सबसे पहला कंसेप्ट एक लाइन मेरे दिमाग में आया था। और उसके बाद में धीरे धीरे ये कंसेप्ट के ऊपर मेरे दिमाग में विचार बढ़ने लगे और फाइनली 2016 में जाके मैंने इसको ग्राउंड पे प्रेजेंट किया। ओके। नाउ 2016 में आपने जब स्टार्ट किया तो आपने फंडिंग उठाई कि बिना फंडिंग के हो गया, या खुद से अपने पैसे डाले, कैसे? मतलब ये देखो, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम मनी, दैट इज फॉर श्योर, बिना पैसों के नहीं हो सकता। यू नीड नहीं अ हो वेब सकता। डेवलपर, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, एक टीम टाइप ऑफ चाहिए होती है। वो टीम बनाने तक का जो टाइम था वो कैसे आपने पार किया? उसमें काफी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। शायद आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे साथ काम करेगा, बट 2 दिन बाद अरे भाई मैं नहीं कर नहीं करता सकता, है। वो चीज है। जनरली स्टार्टअप में एक्चुअली सबसे पहले मैंने जैसे वही बताया, आपने राइट, यू पॉइंटेड आउट राइटली दैट यू नीड मनी, बट मनी इज द नॉट द ओनली थिंग व्हिच यू नीड। उसके अलावा जैसे मैं अपने फंडिंग की बात करूं तो मेरे पास आइडिया था। अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी थे। आपको आप जानते हैं जैसे कोई भी जॉब करता है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी बहुत सेविंग होती है। फॉर्चुनेटली मेरे पास फुल फाइनल सेटलमेंट और मेरी ग्रेजुएटी अच्छी थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़े से पैसे ज्यादा मिले थे। उसके बाद में फिर वहां से जब मैं फिर भी आई वाज नॉट सो वेल फंडेड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मुझे एक्चुअली मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं एक साथ में अराउंड 4-5 गाड़ियां परचेज करूंगा और उससे स्टार्ट करूंगा, लेकिन पैसे कहीं से भी अरेंज नहीं हुए।
फैमिली वालों में कुछ लोग ने बोला, कुछ लोग ने सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स में भी ऐसा हुआ, फ्रेंड्स में भी मेनी ऑफ द फ्रेंड्स दे सेड नो बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर नोबडी वांट्स यू टू ड्राइव अ टैक्सी। तो ये चीज थी, तो फ्रेंड्स ने भी ये बोला कि नहीं यार ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो फाइनली देन आई वेंट टू बैंक, बैंक के पास गया, 8 बैंक के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे लोन चाहिए था 2,25,000 रुपए। और वो 2,25,000 के लिए मैं 8 बैंक के दरवाजे मैंने खटखटाए, लेकिन वहां से भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ बैंक ने बोला ये प्रोजेक्ट बहुत हाई रिस्क है, इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 2 महीने रहेगी, 2 महीने के बाद ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद में मैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास गया, लेकिन मेरे पास उतने नंबर्स ही नहीं थे, क्योंकि ग्राउंड पे कोई कंसेप्ट ही नहीं था, मेरा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी नहीं था। तो वो लोग भी फंड करने के लिए रेडी नहीं था बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, एंड दे आल्सो फेल्ट कि यार ये कंसेप्ट स्केलेबल नहीं है, एंड देयर वर 6-7 रीजंस व्हिच दे कॉल्ड। फाइनली मेरे लिए सिर्फ लेफ्ट आउट चीज जो बची थी वो था गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे मुद्रा, प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना आती है, तो ये सारी योजनाएं थी जहाँ पे स्टार्टअप इंडिया योजना है। तो वहां पे भी जाके मैंने अप्लाई किया, लेकिन वहां पे भी पीपल दे डू नॉट फील दिस कंसेप्ट सुटेबल, सभी लोगों ने मना कर दिया। फाइनली सिर्फ पूरे एक समय ऐसा था कि जिसमें मेरे कंसेप्ट पे सिर्फ मेरे अलावा और किसी को भरोसा नहीं था। नोबडी हैज पुट अ हैंड इन द स्टार्टअप टू वर्क फॉर। मैंने काफी लोगों को अप्रोच किया। दूसरा, मेरे पास उतनी फिजिबिलिटी भी नहीं थी कि मैं लोगों को हायर करके उनको सैलरी दे पाऊँ, बिकॉज मेरे खुद के ही पैसे कम थे, मैं खुद ही ऑपरेट नहीं कर पाता, मैं दूसरों को क्या सैलरी दूंगा। देन फाइनली इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन दैट वे आई डिसाइडेड कि चलो यार अगर किसी को भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो है, तो आई विल वर्क फॉर द स्टार्टअप। देन जितने थोड़े बहुत पैसे थे वो सारे इकट्ठे हुए, फाइनली कार परचेज किया, अपने खुद का लाइसेंस मैंने कमर्शियल में कन्वर्ट करवा के आई स्टार्टेड ड्राइविंग अ टैक्सी। और मैंने खुद ने ही, उस समय मेरे पास प्रमोशन के लिए भी पैसे नहीं थे, तो प्रमोशन खुद ही थोड़ा बहुत, मुझे जो भी डिजाइन, कोरल ड्रॉ थोड़ा आता था, फोटोशॉप थोड़ा आता था, उससे डिजाइन, बैनर डिजाइन करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगा। अगर आप हमारे 4 साल पहले के सोशल मीडिया के पोस्ट देखोगे तो यू विल लाफ सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो बैनर्स मैंने खुद ने डिजाइन करके वहां पे पोस्ट किए थे। और फाइनली जैसे जैसे दिमाग में आता जाता था, यूट्यूब से थोड़ा सीखता था, थोड़ा गूगल से सीखता था, उस तरह से डिजाइन करते करते अपने आप इम्प्रूव करता गया और फाइनली आगे बढ़ता गया। और शुरुआती दिनों में ऐसा था कि पहले 90 दिनों तक हमारे पास कोई भी राइड नहीं थी, कोई इंक्वायरी भी नहीं थी। तो 91st डे पे हमें हमारा पहला रेवेन्यू मिला, विच वॉज जस्ट 600 रुपीज। और वो 600 रुपए के बाद में धीरे धीरे हमारी जो टेक ऑफ था वहां से शुरू हुआ, और आज तक हमारा वही टेक ऑफ कंटिन्यू है। इनफैक्ट वी हैव ग्रोन मच मोर फास्टर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और आज 4 साल के अंदर हम लोग 42 सिटीज में हमारी प्रेजेंस आज भी। दिल्ली में है? यस, दिल्ली एनसीआर में वी हैव अ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, मतलब एनसीआर हम लोग दिल्ली से कवर करते हैं, दिल्ली में हमारा बेस है। कनॉट प्लेस से हम लोग से ऑपरेट करते हैं, और कनॉट प्लेस से जहाँ पे भी आपको कैब चाहिए होती है वहां से प्रोवाइड की जाती है। ओके। सो इन द मिडिल यू सेइंग कि लाइक 90 डेज तक बुकिंग नहीं थी, वो 90 डेज में कभी सोचा कि यार मैंने ये जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, या दोबारा किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देने का सोचा था, ये थॉट? आपकी इट्स ऑब्वियस, बिकॉज जनरली ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, जनरली मान लीजिए आपको, जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके रास्ते में कभी भी कोई जैसे व्हेन यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन यू ऑलवेज डाउट योरसेल्फ। तो हम लोग, वो डाउट मुझे भी काफी बार हुए कि यार गलत तो नहीं कर दिया मैंने, शायद मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दी है, बगैर किसी को सोचे समझे इसमें जंप कर दिया, गलती कर दी। काफी बार ऐसे आइडिया है। उसके बीच में मेरे पास ऐसी भी सिचुएशंस आई जब मेरे पास ईएमआई बाउंस होने शुरू हो गए थे, पहले ही मंथ की ईएमआई बाउंस होने लगे। फिर उसके पैरेलली मेरे पास काफी बार सिचुएशन ऐसी भी थी जिसमें दिवाली का समय था, हमारे घर में सिर्फ 1,300 रुपए थे, 1300 फॉर दिवाली। ना तो हमारे पास, मतलब सोचने की बात ये थी कि कपड़े लूं, पटाखे लूं, मिठाई लूं या क्या करूं। तो उतनी चीजों के बीच में भी वी हैव मैनेज द डेज एंड दैट इज हाउ वी हैव पास्ड। तो वहां से हम लोग शुरू हुए, और फिर ईएमआई बाउंस होने लगे थे काफी बार। मेरे मेरे खुद के पास डीजल भरवाने के पैसे भी नहीं होते थे, अभी कार बगैर डीजल के तो कैसे रेंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद में ही धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ते गए। बट हाँ, विचार जरूर आए काफी बार, बट उसके वेरी नेक्स्ट मोमेंट और वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अगेन आई टर्न बैक कि नहीं यार, मुझे इसको आगे लेके जाना है, चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं कितनी बार गिरूं, फिर भी उसके बाद मैं खड़ा होऊंगा और फिर से इसको आगे चलाऊंगा। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड फॉर अस। और इंटरनली भी एक ड्राइविंग फोर्स था, क्योंकि हमेशा से एक ऐसा रहा है कि नहीं यार चलो कुछ अच्छा करके देना है लोगों को। तो ये ड्राइविंग फोर्स ऑलवेज मैटर करता रहा मेरे लिए, और मुझे ऑलवेज पुल करता रहा कि चाहे कितना भी नीचे गिर जाऊं फिर भी वापस खड़ा होकर मैं आगे बढ़ता गया। लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमें रैप अप भी करना है बहुत जल्दी। सो और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोविड आया, मार्च अप्रैल पूरा बंद हो गया, उस समय कैसे ये थॉट आया कि यार मैं जस्ट, मेरा भी आया था सिंपल, कि मेरी कंपनी का अगर एक्सपेंस लेट्स सपोज 10 lakhs है, हर महीने मुझे इतनी सैलरीज देनी है, तो मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं?
जनरली इसमें ऐसा होता है कि कोविड अगर मान लीजिए काफी लोगों के लिए ऐसा था कि जिसमें काफी बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुए, वी वर अमॉन्ग्स्ट द इंडस्ट्री हु वर वेरी बैडली इम्पैक्टेड बिकॉज ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन तो सब कुछ पूरा बंद था। और इनफैक्ट हमारे पास होप भी इतनी कम थी कि हम सारे बिजनेसेस के सबसे पीछे लाइन में खड़े थे। पहले सारे बिजनेसेस जब सेटअप होंगे उसके बाद में लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे। तो हम बट उसके उस समय पे वी कैन सी दैट हम लोग ने दो स्ट्रैटेजीज ऐसी अपने। एक तो हमने थोड़े बदलाव शुरू किए हमारी कंपनी के स्ट्रैटेजीज में, बिकॉज मार्च की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कोरली कॉर्पोरेट में ज्यादा बिजनेस करते थे। मतलब कि हमारे B2B कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा हमारा रेवेन्यू होता था। अराउंड 90% हमारा ओवरऑल रेवेन्यू B2B से आता था और 10% ही सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स हमें बुक करवाते थे, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज उस हिसाब से फिक्स थी। जब भी कोविड अनाउंस हुआ तब हमने देखा कि कॉर्पोरेट के मूवमेंट्स तो बंद हो गए हैं। नाउ इट इज द इंडिविजुअल हु वर स्ट्रैंडेड एट मल्टीपल प्लेसेस एंड दे वांटेड टू ट्रैवल बैक होम। उनके पास कोई भी ऐसी रिलायबल सर्विस उस टाइम पे नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे। And we found ourselves at a very right place because quality and hygiene is our focus from day one. तो ऐसा नहीं था कि हमने सडनली हमें ओवरनाइट कुछ चेंज करना था। हमें सिर्फ दो ही इम्प्लीमेंटेशन करने थे, एक करना था सैनिटाइजेशन और दूसरा करना था मास्क। तो वो इट वाज वेरी इजी फॉर एन एनी इंडिविजुअल टू इम्प्लीमेंट। और वो हमें इसलिए बेनिफिशियल हुआ क्योंकि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे चैनल पार्टनर्स थे उनको जब हमने सिलेक्ट किया था तभी भी वी सीन दैट एज अ कैरेक्टरिस्टिक कि वो कितने बदलाव के अनुरूप अपने आप को बदल पाते हैं। तो वी फाउंड देम वेरी इजीली एंड दे चेंज्ड इट। और उसकी वजह से हमें एक तो सबसे पहले वहां पे बेनिफिट हुआ। दूसरा, जो भी गाइडलाइंस कोविड के रिलेटेड आती थी ट्रैवलिंग के लिए, उस टाइम पे सेंटर की एक गाइडलाइन होती थी, स्टेट की एक गाइडलाइन होती थी। दोनों अलग अलग गाइडलाइन फॉलो करते थे और लोग बीच में कंफ्यूज रहते थे कि मुझे कौन सी वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने सारे स्टेट की गाइडलाइन पढ़ी, सेंटर की गाइडलाइन पढ़ी, एंड वी मेड अ सिंपल वन डॉक्यूमेंट। और लोगों को नॉट ओनली ट्रैवल, मतलब सिर्फ टैक्सी के लिए नहीं, लेकिन हमने उनको गाइडलाइन के लिए भी एक्सेस करना शुरू किया कि अगर आपको परमिशन चाहिए तो हम आपको इस पोर्टल, ये पोर्टल है या ये डॉक्यूमेंट आपको करने, ये आपके कोविड नॉर्म्स है, ये आपके क्वारंटाइन नॉर्म्स है। तो उसके बाद में दे फील वेरी सपोर्टिव, यू नो दैट मीन ये कम। हाँ, तो ये हम लोग, ये हमारा दूसरा बदलाव था कि ना केवल टैक्सी बट हमने उस चीजों में भी उनके लिए असिस्ट। तो एनी एडवाइस जो भी स्टार्टअप करने की सोच रहा हो या फिर समथिंग लाइक, और जॉब में हो सोच रहा हो कि छोड़ूं ही ना छोड़ूं, क्या आपकी एडवाइस क्या रहेगी इसके लिए? जनरली जैसे कभी भी लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा एडवाइस बहुत सिंपल होता है कि जब आप स्टार्टअप के लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है, कोई पॉलिसी नहीं है, अगर आप श्योर है अपने आप में कि यस यू आर रेडी टू डू, एंड जो भी आगे चाहे आप पास हो या फिर आगे आपको निष्फलता या सफलता मिले, जो भी हो, लेकिन अगर आप उसको बेयर करने के लिए, उसको हेड फेस करने के लिए रेडी है और वापस खड़े होकर अगर चल सकने के लिए रेडी है, तो देन यू आर राइट टाइम टू गो फॉर द स्टार्टअप। दूसरी चीज जो है स्टार्टअप को सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बात की, काफी बार हम लोग सेल्स बढ़ाने के चक्कर में इतने हैवी डिस्काउंट्स एंड एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। तो उस पे आपकी फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके एक्सपेंसेस पे आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जितने आपके एक्सपेंसेस मिनिमम रहेंगे, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस चीज को मत कीजिए। अपने आप को न्यूज़पेपर के फ्रंट एड पे या फिर किसी को ब्रांड एंडोर्समेंट करवाने से आपको डेफिनेटली विजिबिलिटी मिलेगी, आपको एक सर्ज इन सेल्स मिलेगा, बट उसको सस्टेनेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे ज्यादातर चीजें फेल हो जाती है। तो ये चीजों को मत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे आपके चैनल पार्टनर्स हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे आपके आउटसोर्सिंग एजेंसीज हो, उन सभी को एक रिस्पेक्ट दीजिए, उनको एक उनकी एक वैल्यू कीजिए, बिकॉज व्हेन दे फील इट इज देयर वैल्यूड, they will give you in return something very relevant and very great ideas to back to your company, which if you will implement on the ground, I am sure you will definitely have a great success. और हमारी कंपनी के आज भी 3 आइडियाज ऐसे हैं जो हमारे कैब ड्राइवर जो हमारे साथ चलाते हैं उन्होंने दिए हैं, एंड वी आर हैप्पी टू इंट्रोड्यूस ऑल दैट कंसेप्ट ऑन टू ग्राउंड एंड ऑल 42 सिटीज व्हाट यू हैव प्रेजेंस राइट नाउ। तो ये लेवल की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और बाकी फेलियर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर मल्टीपल टाइम्स, आप जैसे स्टार्टअप में तो ऐसा है कि आप जितने सक्सेसफुल नहीं होंगे उतने ज्यादा आप फेल होंगे। तो अगर फेल होते हैं तो उससे अच्छा है कि आप बार बार कुछ सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, and that learning whatever you are carrying, that you just implement it to the next phase and move on. So that is the advice what I would like to give to the viewers. Yes, Gurpreet. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, दैट्स ग्रेट नोइंग यू। एंड प्लीज अगर आपको किसी का भी कुछ भी और डाउट हो, इफ यू वांट एक और सेशन करना है सर के साथ अबाउट द स्टार्टअप्स और समथिंग लाइक दैट, प्लीज कमेंट करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो मैं दूसरे सेशन में पूछूं तो वही बता देना, प्लीज कमेंट करना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स जो भी स्टार्टअप का सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई बिना मार्क्स के या 10th 12th में अगर आपके नंबर नहीं है तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। ही इज अ ग्रेट एग्जांपल टू बी ऑनेस्ट। लाइक 12th में अगर साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स सर फेल होते हैं
12th के अंदर, या फिर कभी ग्रेजुएशन में जिनकी बैकलॉग लग जाती है, एंड दे थिंक कि एक बार बैकलॉग लग गई जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मर जाना चाहिए. इट्स नॉट दैट. नंबर्स तो इतने मैटर ही नहीं करते कभी. इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क और कैसे आप मेहनत कर रहे हो, और बाकी थोड़ी बहुत तो लक है ही इंपॉर्टेंट. जैसे कि 91st डेट को जाके आपको वो पहली बुकिंग जो मिली, उसने बहुत, आप चाहे वो 600 रुपए का रेवेन्यू था, बट वो खुशी जो होगी ना उस दिन की, वो नेक्स्ट लेवल की होगी. ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. Thank you so much. Thank you, Gurpreet. Bye bye. बाय सर.